नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए कक्षा 12 की अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर 1 लेके आए हैं, जिसमें आपके लिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 6 अधिलघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 6 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में जो है बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसको हम बड़ा अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो है बड़ी इकाइयों का, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, इन सभी का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, यानी कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच क्या होती है। तो वो जो है आपका ऑप्शन ए है इकाई से अधिक, ऑप्शन बी है इकाई से कम, ऑप्शन सी है शून्य, और ऑप्शन डी है अनंत। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, अनंत। तो इसमें जो है आपका अनंत हो गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी, यानी कि जब उत्पादन शून्य होता है तो लागत कितनी होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है स्थिर लागत के बराबर, ऑप्शन सी है परिवर्ती लागतों के बराबर, ऑप्शन डी है सीमांत लागत के बराबर। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा स्थिर लागत के बराबर। तो इसमें जो है आप स्थिर लागत पर टिक कर लीजिए। इसको जो है आपको, ये स्थिर लिख गया है, इसको आपको ऐसे लिखना है स्थिर। ओके। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म की सीमांत आगम होती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म की सीमांत आगम कितनी होती है। तो ये जो इसका आपका ऑप्शन ए है औसत आगम से अधिक, ऑप्शन बी है औसत आगम से कम, ऑप्शन सी है औसत आगम के बराबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा औसत आगम से अधिक। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के कारण क्या होता है। तो आपका ऑप्शन ए है संतुलन कीमत बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है संतुलन कीमत घट जाती है, ऑप्शन सी है संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, संतुलन कीमत घट जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है का अर्थ है। तो आपका ऑप्शन ए है बचत तथा आय का अनुपात, ऑप्शन बी है अधिक बचत करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है कम बचत करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा बचत तथा आय का अनुपात। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्र कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है। तो वो कौन सा है। तो वो जो है आपका ऑप्शन ए है वैट, ऑप्शन बी है जीएसटी, ऑप्शन सी है बिक्री कर, ऑप्शन डी है मनोरंजन कर। तो आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जीएसटी कर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है फ्रिज, ऑप्शन बी है तौलिया, ऑप्शन सी है मेज, ऑप्शन डी है भोजन। तो उसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भोजन, क्योंकि भोजन जो है एक ही दिन में या 2 दिन में खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो है
उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तु नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय स्थित है वो मुंबई में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है, यदि सीमांत बचत प्रगति घटती है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। यानी कि ये जो प्रगति नहीं है इसको जो है आपको प्रवृत्ति करना है। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन ए है कि गुणक का मूल्य बढ़ेगा, ऑप्शन बी है गुणक का मूल्य घटेगा, ऑप्शन सी है कि गुणक का मूल्य स्थिर रहेगा, या ऑप्शन डी है उतना घटेगा जितना एमएसपी घटेगा। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो गुणक का मूल्य क्या है वो बढ़ेगा। तो आप भी जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब आगे हम जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारे स्टार्ट होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में 3-3 नंबर के आते हैं। तो हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है यानी कि 11वां प्रश्न, बाजार की एक परिभाषा दीजिए। यानी कि बाजार एक ऐसा स्थान है जहां क्रेता और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। बाजार भौतिक हो सकता है जैसे खुदरा दुकान, या आभासी हो सकता है जैसे ई खुदरा विक्रेता। बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आपूर्ति और मांग के आधार पर तय करता है। यानी कि अगर मैं आपको ये सिंपल वे में बताऊं तो बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे अगर आपके को कोई कुछ भी सामान लेना है, जैसे कि आपको चीनी लेनी है, तो आप बाजार जाएंगे, वहाँ पर दुकानदार से जाकर मांगेंगे, तो वो जो है आपको उसको बेचता है, उसको कहते हैं विक्रेता, और आप उसको खरीदते हैं, उसको कहते हैं क्रेता। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, हमारा 12वां प्रश्न है आयात व निर्यात क्या है। तो इसका उत्तर है आयात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा यह उन विशेष वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है जब घरेलू बाजार में समान उत्पाद उपलब्ध नहीं होते हैं। निर्यात वे वस्तुएं और सेवाएं हैं जो मूल्य देश में निर्मित या उत्पादित की जाती हैं और फिर अन्य देशों में उपभोक्ताओं को बेची या निर्यात की जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निजी वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जिन वस्तुओं या सेवाओं को कोई व्यक्ति या संस्था खरीदता है उन्हें निजी वस्तुएं कहते हैं। निजी वस्तुओं के कुछ उदाहरण ये हैं जैसे भोजन, वस्त्र, सिनेमा और सैटेलाइट टेलीविज़न आदि। जैसे अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो निजी वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो कि हम अपने लिए पर्सनल काम के लिए ख़रीदते हैं। जैसे कि आपने कोई साइकिल ख़रीदा तो वो जो है आपकी एक निजी वस्तु है और आप उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो है सरकार का या किसी भी अन्य संस्था या व्यक्ति का कोई उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। उसी को जो है हम क्या कहते हैं, निजी वस्तु। तो निजी वस्तुओं से जुड़ी कुछ खास बातें भी हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट जो आता है, निजी वस्तुओं का स्वामित्व उस व्यक्ति या समूह के पास होता है जिन्हें उन्हें
खरीदा हो, मतलब जिसने उन्हें खरीदा हो, यानी कि निजी वस्तुओं का स्वामित्व उस व्यक्ति या समूह के पास होता है जिसने उन्हें खरीदा हो। अब हमारा जो अगला पॉइंट है कि निजी वस्तुओं को किसी और के साथ साझा नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है उस वस्तु को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारे नेक्स्ट पॉइंट है निजी वस्तुओं को बेचा या उनका इस्तेमाल करने का अधिकार हस्तांतरित किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निजी वस्तुओं के लिए आमतौर पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निजी वस्तुओं का इस्तेमाल एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। जैसे कि आपको अगर कहीं जाना हो और आपको बाइक से या कार से कहीं भी जाना हो तो आप कहीं भी जाएंगे तो उसका इस्तेमाल जो है सिर्फ आप ही करवाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है मांग को परिभाषित कीजिए, यानी कि मांग क्या होती है। तो मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ कि अर्थशास्त्र में मांग का मतलब है कि आम जनता को किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और क्षमता। मांग एक सूक्ष्म आर्थिक चर है जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। मांग को परिभाषित करने के लिए कुछ अन्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यानी कि मांग किसे कहते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र में मांग का मतलब है कि आम जनता को किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और क्षमता, इसी को जो है मांग कहा जाता है। और इसमें जो है आपको कुछ बातें भी बतानी हैं, तो आइए उन्हें भी देखते हैं। जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है मांग का मतलब सिर्फ इच्छा या ज़रूरत नहीं है। मांग की गई कीमत और मात्रा के बीच संबंधों को मांग वक्र कहते हैं। तो मांग वक्र को आमतौर पर नीचे की ओर ढलान वाली रेखा के रूप में दिखाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मांग वक्र एक्स अक्ष पर मांग की गई मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत के विरुद्ध खींचा जाता है। और मांग वक्र का आकार अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं आपको अगर वक्र बना के दिखाऊं तो इसमें जो है आपको ऐसे दिया हुआ होता है, इसमें जो है ये आपका वाई होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है। इसमें जो है एक्स अक्ष पर आपका मांग वक्र होता है और यहाँ पर जो है वाई अक्ष पर जो है आपके कीमत के विरुद्ध खींचा जाता है। तो हमारा और कुछ अन्य शब्दों में भी जो ये है कि मांग के नियम के मुताबिक किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ मांग कम हो जाती है। हालांकि कुछ वस्तुओं जिन्हें गिफिन वस्तुएं कहा जाता है उनकी मांग कीमत बढ़ने के साथ उनकी मांग भी बढ़ जाती है। तो गिफिन वस्तुएं जो है वो क्या होती हैं, वो जो है मूल्य में कम होती हैं और उनका जो है इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, यानी कि उत्पादन फलन क्या होता है। तो इसका उत्तर है उत्पादन फलन अर्थशास्त्र में इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को दर्शाने वाला एक गणितीय समीकरण है। यह बताता है कि किसी निश्चित समय में दिए गए इनपुट का इस्तेमाल करके कितना उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि उत्पादन फलन ये होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो संबंध दर्शाने वाला एक गणितीय समीकरण है। ये बताता है कि एक निश्चित समय अवधि में इनपुट का इस्तेमाल करके
यानी कि संसाधनों का इस्तेमाल करके उन्होंने कि कितना उत्पादन किया है या किया जा सकता है। तो इसकी जो है उत्पादन फलन से जुड़ी कुछ और बातें हैं, वो जो है हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो इसमें जो है हमारा पहला पॉइंट जो आता है वो है उत्पादन फलन दो तरह का होता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ये जो है आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको जो है ऐसे ही लिख कर आना है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन वक्र का सूत्र जो है Q बराबर F कोष्टक KL होता है, जहाँ Q कुल उत्पादन को दर्शाता है, A प्रौद्योगिकी को दर्शाता है और F KL इनपुट के फलन को दर्शाता है। तो इसी में जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन फलन से उत्पादन प्रक्रिया को समझने और अनुकूल करने में मदद मिलती है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्पादन फलन का इस्तेमाल परिवर्तनीय अनुपात के नियम में भी किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी संसाधनों को परिवर्तनशील माना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल का नियम होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसमें है पत्र मुद्रा के गुण व दोष बताइए। ये जो है आपको गुण कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो हमारा उत्तर है कि पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा के गुण और दोष इस प्रकार हैं। इसमें जो है आपका सबसे पहले आता है गुण। तो इसमें जो है हमारा पहला पॉइंट आता है पत्र मुद्रा हल्की होती है और इसे आसानी से गिना जा सकता है, क्योंकि पत्र मुद्रा में जो है 1 से लेके 2000 तक के नोट हैं। अब तो जो है 2000 का नोट बंद कर दिया गया है हमारे यहाँ पर। तो आगे इसमें हमारा अगला पॉइंट है पत्र मुद्रा के चलन के धातु के सिक्कों की बचत होती है। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पत्र मुद्रा में मांग और पूर्ति में आसानी से समायोजन किया जा सकता है। तो हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है पत्र मुद्रा का इस्तेमाल बड़े बड़े भुगतानों के लिए किया जा सकता है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पत्र मुद्रा में लचीलापन होता है और इसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पत्र मुद्रा प्रामाणिक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होती है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पत्र मुद्रा का प्रचलन मुद्रा और अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे पत्र मुद्रा के जो है गुण। और अब आते हैं पत्र मुद्रा के दोष, यानी कि पत्र मुद्रा के दोष क्या होते हैं। तो पत्र मुद्रा के दोषों में जो पहला पॉइंट आता है वो है पत्र मुद्रा के ज़्यादा जारी होने का डर रहता है। पत्र मुद्रा में सार्वजनिक विश्वास कम होता है। पत्र मुद्रा का प्रसार सीमित होता है। पत्र मुद्रा में अटकलें बढ़ जाती हैं। पत्र मुद्रा विदेशी मुद्रा बाजारों में अस्थिरता पैदा कर सकती है। तो ये जो है हो गए पत्र मुद्रा के दोष। तो अब यहाँ पर हमारे जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आएंगे हम लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में जो है हमारा पहला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक कौन कौन से हैं। तो ये जो है आपके पेपर में जो है 5 नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का
पूछा जाता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है आपका उत्तर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण घटक ये रहे, यानी कि जिसमें सबसे पहला आता है कीमत तंत्र। यानी कि जो कीमत तंत्र है वो क्या होता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार कीमत तंत्र है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों से काम करता है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अवसर लागत, आपूर्ति और मांग और उपयोगिता अधिकतमीकरण। ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के 3 मुख्य सिद्धांत हैं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन, यानी कि इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन। तो इसमें क्या होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न स्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उपभोक्ता या उत्पादक। ओके, तो इसी में जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, यानी कि एक फर्म, एक परिवार यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। इसी में आगे आता है मजदूरों का, आय का, विशिष्ट उद्योगों का, विशिष्ट वस्तुओं का भी इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब इसमें आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या होता है। तो अर्थशास्त्र के काम को समझने में मदद मिलती है, संसाधनों का कुशल आवंटन में मदद मिलती है, किसी देश को आर्थिक विकास, स्थिरता और समृद्धि हासिल करने में मदद मिलती है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो इसमें जो है हमारा उत्तर है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है विकल्प की उपलब्धता, यानी कि अगर किसी वस्तु के विकल्प उपलब्ध हैं तो मांग की लोच ज़्यादा होगी। यानी कि जब किसी वस्तु के जो है उपलब्धता में जो यानी कि विकल्प की उपलब्धता होती है तो उसमें जो है क्या होता है, मांग की लोच ज़्यादा हो जाती है। इसमें जो हमारा ये वाला पॉइंट आता है आवश्यकता की डिग्री, यानी कि इसमें क्या होता है, अगर कोई वस्तु बहुत ज़रूरी है तो उपभोक्ता ज़्यादा कीमत भी चुकाने को तैयार होता है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो इसमें ये होता है, अगर कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए आपको बाइक लेने जाना है और कंपनी के पास सिर्फ एक ही बाइक है और उसको ख़रीदने वाले 2 हैं, तो आप जो है उसकी और आपको उसको जो है ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जो है उसकी ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यही जो है आवश्यकता की डिग्री कहलाती है। इसी में जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है समय अवधि। तो इसमें क्या होता है, दीर्घकाल में वस्तुओं की मांग ज़्यादा लचीली होती है। अब इसमें जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वस्तु द्वारा क्रेता के बजट का उपभोग किया जाने वाला अनुपात। इसमें क्या होता है, जिन वस्तुओं की कीमत क्रेता के बजट का बड़ा हिस्सा होती है उनमें ज़्यादा लोच होती है। यानी कि जिन वस्तुओं की कीमत क्रेता के बजट का बड़ा हिस्सा होती है उनमें जो है लोच ज़्यादा होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है मूल्य स्तर, यानी कि किसी वस्तु या सेवा की मांग की लोच उसका मूल्य स्तर भी प्रभावित करता है। यानी कि मूल्य स्तर क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा की मांग लोच या
उसकी मूल्य स्तर को भी प्रभावित करता है। तो इसी में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिस्थापन की लागत, यानी कि इसमें क्या होता है, अगर किसी ब्रांड से दूसरे ब्रांड में बदलाव का नतीजा ज़्यादा हो तो मांग में लचीलापन कम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है सरकारी बजट राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, यानी कि इसका उत्तर है राजस्व प्राप्तियां, यानी कि ये वे प्राप्तियां हैं जो ना तो कोई देनदारी बनाती हैं और ना ही सरकारी परिसंपत्तियों में कोई कमी लाती हैं। इन्हें आगे कर प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है, जैसे आयकर, कॉर्पोरेट कर, छूट शुल्क, जीएसटी आदि, और गैर कर प्राप्तियां जैसे जुर्माना, विशेष मूल्यांकन, अनुदान और दान आदि होता है। ये जो है सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है मुद्रा के मूल्य संचय का कार्य का महत्व बताइए, यानी कि मुद्रा के मूल्य संचय कार्य का महत्व क्या होता है। तो मूल्य का भंडार अनिवार्य रूप से एक परिसंपत्ति, वस्तु या मुद्रा है जिसे भविष्य में मूल्य में गिरावट के बिना बचाया, पुनः प्राप्त और विनिमय किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में इस श्रेणी में प्रवेश करने के लिए अधिग्रहित वस्तु का मूल्य समय के साथ या उतना ही या उससे अधिक होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। तो इसमें क्या होता है, यानी कि उत्पादन फलन इनपुट और आउटपुट की मात्रा के बीच के संबंध को समझाता है। यह एक गणितीय समीकरण है जो उत्पादन के लिए जरूरी कारकों जैसे पूंजी और श्रम की मात्रा और उत्पादित आउटपुट की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। उत्पादन फलन अर्थशास्त्र के नवशास्त्रीय सिद्धांतों की एक प्रमुख अवधारणा है। इसका इस्तेमाल सीमांत उत्पाद को परिभाषित करने और आवंटन दक्षता को अलग करने के लिए किया जाता है। तो अब इसमें जो है उत्पादन फलन के बारे में ज़्यादा जानकारी भी हम आपको देते हैं। इसमें क्या होता है कि उत्पादन फलन दो तरह का होता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक उत्पादन फलन में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, जबकि दीर्घकालिक उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है। अब इसी में आता है हमारा उत्पादन फलन का सूत्र, यानी कि उत्पादन फलन का सूत्र जो है Q बराबर F/KL होता है, जिसमें जो है यहाँ Q वस्तु यानी कि Q वस्तु होता है और X की उत्पादन मात्रा है, यानी कि X उत्पादन की मात्रा है। इसी में हमारा अगला पॉइंट है उत्पादन फलन वस्तुओं का इस्तेमाल परिवर्तनीय अनुपात के नियम में भी किया जाता है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है उत्पादन फलन से यह पता चलता है कि समय की एक निश्चित अवधि में दिए गए उपादानों का प्रयोग करके हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है कि भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन के असंतुलन के क्या कारण हैं, यानी कि भुगतान संतुलन में असंतुलन के क्या कारण हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर आता है, यानी कि भुगतान संतुलन, इसमें क्या होता है कि किसी देश और बाकी दुनिया के बीच किसी निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक
और मौद्रिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। इसमें व्यक्तियों, कंपनियों और सरकार के लेन देन शामिल होते हैं। भुगतान संतुलन की गणना आमतौर पर हर तिमाही या साल में की जाती है। भुगतान संतुलन में असंतुलन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें आता है पहला, आर्थिक कारण। यानी कि आर्थिक कारण में क्या होता है, सरकार द्वारा विकास पर ज़्यादा खर्च करने से बड़े पैमाने पर आयात होता है। यानी कि ये जो है क्या हो गया, आपका आर्थिक कारण। इसी में जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति की वजह से ज़्यादा सामान आयात करना पड़ता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, मशीनरी, तकनीक और उपकरण जैसी चीज़ों के आयात को रोकने के लिए विदेशी नकदी का प्रवाह बढ़ जाता है। और इसी में जो है हमारे अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, और इसी में जो आता है चक्रकार असंतुलन। ये क्या होता है कि व्यापार चक्रों के कारण तेजी और मंदी आती है। यानी कि व्यापार में चक्रों के कारण तेजी और मंदी आती है, जिससे भुगतान संतुलन में असंतुलन होता है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, मार्केट में त्रुटियां। यानी कि कुल भुगतान संतुलन हमेशा शून्य नहीं होता, यह माप त्रुटियों के कारण हो सकता है। भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ाना होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्य क्या होते हैं। यानी कि केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य बताइए। तो इसमें जो है हमारा उत्तर है, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य मौद्रिक नीति को विनियमित करना, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की देखरेख करना, बैंकों को आपातकालीन निधि प्रदान करना, राष्ट्रीय मुद्रा जारी करना और उसका प्रबंधन करना, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान करना, सुचारू लेन देन के लिए भुगतान प्रणाली का प्रबंधन करना, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना। यानी कि ये जो है केंद्रीय बैंक के कार्य हैं, क्या क्या हैं। सबसे पहला है मौद्रिक नीति को विनियमित करना, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की देखरेख करना, बैंकों को आपातकालीन निधि प्रदान करना और राष्ट्रीय मुद्रा जारी करना, उसका प्रबंधन करना, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान करना, सुचारू लेन देन के लिए भुगतान प्रणाली का प्रबंधन करना, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना। ये जो है सभी क्या हैं, केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्य होते हैं। तो आइए अब हम जो है केंद्रीय बैंकों के 5 प्रमुख कार्य हैं, जिन्हें हम डिटेल में जानेंगे। जिसमें से हमारा पहला आता है मौद्रिक नीति का संचालन करना। यानी कि इसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक जो है मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा मूल्य और ब्याज दरों को निर्धारित करने में मदद करता है। इसमें क्या होता, जैसे कि केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा मूल्य, ब्याज और दरों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो ये जो है हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंकों और वित्तीय संस्थानों की देखरेख करना। यानी कि इसमें क्या होता है, केंद्रीय बैंक बैंकों की नियामक नीतियों को बनाता है, जिससे वो जो है धन संबंधी कार्यों की देखरेख करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय मुद्रा जो है जारी करना और उसका प्रबंधन करना।
तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय बैंक जो है अपने देश या क्षेत्र में ही मुद्रा छापने का अधिकार रखता है। जैसे कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई होता है, जो कि मुद्रा को जो है जारी करता है। तो इसी में जो है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया कि सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना, यानी कि केंद्रीय बैंक जो है सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में जो है कार्य करता है। जिसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक सरकार की आय को अपने पास जमा करता है, व्ययों का भुगतान करता है और ज़रूरत पड़ने पर ऋण की व्यवस्था करता है। यानी कि केंद्रीय बैंक जो है सरकार की आय को अपने पास रखता जमा करता है, जो भी व्यय होता है उसका भुगतान करता है और ज़रूरत पड़ने पर जो हमारी कॉमर्शियल बैंक होती हैं यानी कि वाणिज्यिक बैंक, उनको जो है ऋण प्रदान करने की व्यवस्था भी करता है। इसमें अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साख का नियंत्रण करना। तो इसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों द्वारा बनाई गई साख की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। यानी कि साख क्या होता है, साख जो है मुद्रा से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जैसे कि मैं आपको अभी और दिखाता हूँ, यानी कि केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई किसी देश या क्षेत्र का मौद्रिक प्राधिकरण होता है। ज़्यादातर विकसित देशों में केंद्रीय बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप से आज़ाद होता है। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की एक विधि की विवेचना कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका उत्तर आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 विधि या तरीके होते हैं, जिनमें पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। और इसमें जो है अब आपको व्यय विधि क्या होती है, यानी कि व्यय विधि जो है किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करने का यह दृष्टिकोण, जिसे अक्सर जीडीपी की गणना में संदर्भित किया जाता है, इसको मूल्य वर्धित विधि या उत्पादित विधि के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति में अर्थव्यवस्था में सभी निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा जोड़े गए सभी सकल मूल्य का योग शामिल है। यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करने का यह दृष्टिकोण, जिसे अक्सर जीडीपी की गणना में संदर्भित किया जाता है, इसको मूल्य वर्धित विधि या उत्पादन विधि के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति में अर्थव्यवस्था में सभी निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा जोड़े गए सभी सकल मूल्यों का योग शामिल होता है। तो हमारी नेक्स्ट विधि जो आती है वो आती है आय विधि। तो आय विधि में क्या होता है कि आय विधि राष्ट्रीय आय को कारक आय से प्राप्त करती है। किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक द्वारा वर्ष भर में की गई उत्पादक सेवाओं के लिए अर्जित आय को जोड़कर की जाती है। इस दृष्टि को अक्सर कारक भुगतान विधि या वितरणात्मक शेयर विधि कहा जाता है। यानी कि कैसे आय विधि राष्ट्रीय आय को कारक आय से प्राप्त करती है। किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक द्वारा वर्ष भर में की गई उत्पादक सेवाओं के लिए अर्जित आय को जोड़कर की जाती है। इस दृष्टिकोण को अक्सर कारक भुगतान विधि या वितरणात्मक शेयर विधि भी कहा जाता है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट विधि जो आती है वो क्या है, ये है व्यय विधि। व्यय विधि क्या होती है, यानी कि व्यय विधि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को मापने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। व्यय विधि उपभोक्ता उपभोग, शुद्ध निर्यात, निवेश और सरकारी
व्यय को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करती है। यानी कि कैसे, व्यय विधि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को मापने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। व्यय विधि उपभोक्ता उपभोग, शुद्ध निर्यात, निवेश और सरकारी व्यय को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करती है। तो ये क्या होती है? ये होती है व्यय विधि। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने का तरीका, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करने का तरीका क्या होता है। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है, उत्पादन विधि में अर्थशास्त्री उत्पादन इकाइयों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं और फिर हर क्षेत्र के लिए आय की गणना करते हैं। यानी कि क्या होता है कि उत्पादन विधि में जो है अर्थशास्त्री उत्पादन इकाइयों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं और फिर हर क्षेत्र के लिए आय की गणना करते हैं। अब इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है आय विधि में। यानी कि आय विधि में क्या होता है, अर्थशास्त्री उपहार, दान और पूर्व स्वामित्व वाली वस्तुओं की बिक्री से होने वाले मुनाफे को जोड़ते हैं। और हमारा इसी में जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है व्यय विधि में। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना व्यय के प्रवाह के रूप में की जाती है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, सरकारी उपभोग, व्यय, सकल पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात जैसे कारकों को शामिल किया जाता है। यानी कि व्यय विधि में क्या क्या होता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहते हैं, इसमें जो है सरकारी उपभोग व्यय, सकल पूंजी निर्माण, शुद्ध निर्यात जैसे कारकों को भी शामिल किया जाता है। भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन विधि और आय विधि का मिश्रित तरीका अपनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ करता है। तो ये जो है अब हमारा लास्ट प्रश्न बचा है और थोड़ी देर में वीडियो भी समाप्त होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। यानी कि इसमें क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के समग्र व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। ये जो है एक बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो है क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के समग्र परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे बेरोजगारी, विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति। इसमें हमारा अगला आता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के पैटर्न और रुझानों का अध्ययन किया जाता है और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भविष्यवाणी की जाती है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाकलाप उसके वो क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, व्यापार चक्र, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो है क्या क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन, उत्पादन का अध्ययन, व्यापार चक्र का अध्ययन, मुद्रा संकुचन का अध्ययन, आर्थिक विकास का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन। इसी में जो है अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में सुधार के लिए नीतियाँ सुझाई जाती हैं। अब इसी में आता है हमारा कि समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये जो है आपके बहुविकल्पीय में आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक या प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो जो है जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। अब इसमें आता है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, उत्पादन,
रोजगार बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इसकी आर्थिक क्रियाएं जिनका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है? इसमें जो है राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, रोजगार और बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है, व्यापार चक्र का अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, मुद्रा संकुचन का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि इनमें से जो है आपके बहुविकल्प प्रश्न में भी प्रश्न आते हैं कि उसमें आपको दिया जाएगा कि इनमें से जो है समष्टि अर्थशास्त्र का में कौन सा अध्ययन किया जाता है। तो उसमें से जो है आपको 3 व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन दे देगा, एक जो है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन दे देगा और उसमें जो है आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अब जो है हमारी जो है वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को जो है ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आपके पास आता रहे। चलते हैं, धन्यवाद।